लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन की प्लेलिस्ट इनसे मिलिए में आज बहुत खुशी है मुझको श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी से बात करते हुए। देश में पारदर्शिता और रूल ऑफ लॉ स्थापित करने की दृष्टि से राइट टू इन्फॉर्मेशन एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार है। और जब ये कानून आरटीआई से संबंधित जो कि पार्लियामेंट ने बनाया, ये जब 12 मई 2005 में लागू हुआ पूरे देश में, तो तब से अग्रवाल साहब उससे जुड़े हुए हैं। उससे पहले भी इस कानून के बनने में उन्होंने अथक प्रयास किया। और आपकी जानकारी के लिए दर्शकों को मैं यह भी बताना चाहूँगा कि अग्रवाल साहब वैसे पढ़ाई की दृष्टि से, प्रोफेशनल जानकारी की दृष्टि से एक क्वालिफाइड इंजीनियर हैं। बैचलर्स की उनके पास डिग्री है, लेकिन उस प्रैक्टिस को बतौर इंजीनियर काम न करते हुए उन्होंने अपना ध्यान सबसे पहले जानकारी हासिल करने के लिए, जो मुश्किलें तकलीफ़ें हैं देशवासियों को, उनको लेटर्स टू एडिटर के माध्यम से समाचार पत्रों के संपादकों तक पहुंचाया। और जब ये कानून आया आरटीआई का, तब से इसमें जुड़े हुए हैं। आज हम श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल से इसके बारे में बात करेंगे। मेरा सबसे पहला सवाल उनसे ये है कि जब यह कानून लागू हो गया है तो इसमें लिखा हुआ था और इससे अपेक्षित है कि देश में सब ऑफिसर्स के जो रिकॉर्ड हैं वो कंप्यूटराइज्ड होने चाहिए, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा हुआ है? और अगर नहीं तो आपकी दृष्टि में इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये कानून 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था और मैं उसी दिन से उसमें जुड़ा हुआ हूँ जी। पहली मेरी जो आरटीआई एप्लीकेशन थी वो 12 अक्टूबर 2005 को ही फाइल करने की चेष्टा की गई थी जी। जो आपने बताया है डिजिटलाइजेशन, ये सेक्शन 41 भी है आरटीआई एक्ट का। हाँ। और एक सर्वे बताता है कि अगर सेक्शन 41 बी का पूरा कॉम्प्लायंस आ जाए जी, तो 60 to 70% आरटीआई एप्लीकेशंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े जी। और इसको तो बाद में एक डीओपीटी ने सर्कुलर निकाल के इसको स्कोप और ज़्यादा बढ़ा दिया था कि इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए। पर कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ मैंने देखी हैं, जिसकी वजह से ये कॉम्प्लायंस आज तक भी सब पब्लिक अथॉरिटीज़ में पूरा नहीं है। मैंने बात भी करने की कोशिश करी कई पब्लिक अथॉरिटीज़ के, वो बोले जी कि इतना ज़्यादा इसमें वाइड इन्फॉर्मेशन है कि कई बार हम सोचते हैं कि आज इसे शुरू करते हैं जी, और शुरू करते जब बैठते हैं तो फिर लगता है कि अरे ये तो बड़ा मुश्किल काम है, चलो कल करेंगे, और वो कल कभी नहीं आता। यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए जिन्हें इतना पता ना हो, आप ये भी बताएं कि आरटीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, आरटीआई का मुख्य उद्देश्य, जो जिन लोगों ने ये कानून बनाया जी, जिन एनजीओज़ ने, वो कहते थे हमने तो इसलिए बनाया था कि राशन कार्ड बन जाए और पासपोर्ट बन जाए, पर हमें नहीं पता था कि आप इसे इतने ऊपर तक ले जाओगे कि इसमें जो न्याय व्यवस्था है, जुडिशरी है, उस तक पे भी आप आरटीआई लगा देंगे। पर और कामयाबी मिली मेरे को उसमें, ऐसा नहीं है। पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जुडिशरी के दो पार्ट होते हैं, एक जुडिशियल विंग, एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग। जुडिशियल विंग आरटीआई में ना आता है, ना आना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव विंग आरटीआई में आता है जी। और वो उसका मैंने पूरा सदुपयोग किया जी। और बहुत जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग था जुडिशियल साइड का, उसमें बहुत सुधार हुए। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 13 नवंबर 2019 को एक डिसीजन दिया मेरी याचिका पे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर भी आरटीआई एक्ट में आएगा जी। और बहुत काम हुए, वेल डिक्लेरेशन ऑफ जजेस भी हुई, चाहे मैंने मांगी नहीं थी वेल डिक्लेरेशन, बट इट वाज
मिस हैंडलिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन बाय सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री जी। कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने सुओ मोटो अपनी वेल्थ खुद डिक्लेयर कर दी। जिन दर्शकों को नहीं पता होगा उसको दो चीजें जरा आप और स्पष्ट करें कि एक तो जब हम कहते हैं रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड से क्या मतलब है, और दूसरा डीओपीटी क्या है ये भी बताते हैं। देखिए, डीओपीटी है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की, हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो नोडल एजेंसी है जी, जिसके तहत आरटीआई संबंधित सारी बातें आती हैं जी। और रिकॉर्ड जो होता है, रिकॉर्ड में सब चीज़ें होती हैं जो कि एग्जिस्ट करता हो, जो भी जानकारी है तो सब रिकॉर्ड के अंदर आती है, वो रिकॉर्ड के अंदर आती है। उसमें भी ये नहीं है कि ये कानून ट्रांसपेरेंसी के लिए है, ट्रांसपेरेंसी और न्यूडिटी में फ़र्क है जी। तो ये नहीं है कि जो मांगोगे वो मिलेगा। इसमें एक सेक्शन 8 है जी, उसमें सेक्शन 8(1) में 10 सब क्लॉजेज हैं, उसमें एग्जम्पशन भी हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो नहीं देनी भी नहीं चाहिए, उससे कई तरीके की हानि हो सकती है जी। तो जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा को हानि हो सकती है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट का। अब मैं कल को पूछूं जी मेरे को करेंसी नोट का डिजाइन फीचर बता दीजिए, जी, नेचुरली ये नहीं पूछना चाहिए, ना इसका जवाब देना चाहिए, नकली नोट छप जाएंगे। तो बिल्कुल आपने स्पष्ट बताया कि ट्रांसपेरेंसी की दृष्टि से और रूल ऑफ लॉ की दृष्टि से जो कुछ जानकारी एक नागरिक को ज़रूरी प्राप्त होनी चाहिए वो देने के लिए ये कानून बनाया गया है। यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, लेकिन हमारी श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल से इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी। देखते रहिए।